हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित क्वेश्चंस को हमने लास्ट 4 क्लासेज में डिस्कस किया है। आज ये 5वीं क्लास है। इसमें भी आपातकालीन प्रावधान से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं किस किस तरीके के और क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि आर्टिकल 358 और 359 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों के निलंबन से, राष्ट्रपति शासन से, वित्तीय आपातकाल से, न्यायिक समीक्षा से। आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों के निलंबन से। ये 19 को निलंबित करता है और ये अन्य मौलिक अधिकार को 20-21 को छोड़ करके, यानी 358, 359 दोनों ही मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित हैं। 358 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल केवल 2 केस, युद्ध या बाहरी आक्रमण की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 के तहत जो भी अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और वहीं 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो आदेश के द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि नागरिक इन अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसका संरक्षण समाप्त हो जाता है। 44वें संशोधन के बाद 20 और 21 को अनुच्छेद 359 से बाहर रखा गया ताकि आपातकाल में भी इनकी सुरक्षा बनी रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, केटी शाह, राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे केटी शाह जी। इन्होंने आपातकालीन प्रावधानों का सबसे कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रावधान भारत को तानाशाही की ओर ले जा सकते हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बचाव करते हुए कहा कि ये प्रावधान केवल असामान्य परिस्थितियों के लिए हैं और इनका दुरुपयोग न हो इसके लिए संसद और न्यायपालिका का नियंत्रण होगा। लेकिन 1975 और 77 के आपातकालीन जो अनुभव है उन्होंने साबित किया था कि केटी शाह की आशंकाएं पूरी तरीके से निराधार नहीं थी। यही कारण था कि बाद में 44वां संशोधन करके इसके प्रावधानों में सुधार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण कर सकते हैं? तो वो है आर्टिकल 360। अगर वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति आ जाए तो इसके तहत यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को कोई खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इस स्थिति में केंद्र सरकार को राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। राज्यों को केंद्र के निर्देश का पालन करना होता है और राष्ट्रपति वेतन भत्तों में कटौती तक कर सकते हैं। यहाँ तक कि न्यायाधीशों के वेतन भी घटाए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद वित्तीय संकट की गंभीर परिस्थितियों से निपटने का संवैधानिक साधन है। अब तक लेकिन भारत में इसका कोई प्रयोग नहीं किया गया है। आंतरिक आपातकाल का प्रयोग भारत में कब किया गया? तो ये 1975 था, जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के विपरीत आंतरिक आपातकाल, जो कि आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को लगाया गया था। ठीक है, बाद में 44वां संविधान संशोधन करके इसको सशस्त्र विद्रोह शब्द से रिप्लेस किया गया ताकि भविष्य में इस आपातकाल का दुरुपयोग ना हो। इस प्रकार आंतरिक आपातकाल भारतीय राजनीति का सबसे विवादास्पद दौर रहा। किस आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था? तो 62, 71, 75, 77, तो ये 1975 का आपातकाल था जिसमें लोकसभा की जो अवधि थी वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी गई थी आपातकाल के चलते। ये संशोधन इसलिए किया गया ताकि उस समय के राजनैतिक अस्थिरता और आपातकालीन परिस्थितियों में चुनाव कराने की आवश्यकता न पड़े। ये प्रावधान 42वें संशोधन के माध्यम से किया गया था। बाद में 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस प्रावधान को वापस पुनः जो है 5 वर्ष के लिए लोकसभा की अवधि करके संशोधित कर दिया गया। घटना ये बताती है कि आपातकाल का प्रयोग केवल प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों के से ही नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों से भी किया गया और इसीलिए फिर बाद में इसमें व्यापक सुधार करके इस तरह की संभावनाओं को कम करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किस प्रकार के आदेशों द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं? अध्यादेश होगा, आदेश पत्र, अधिसूचना, नियमावली। तो एक आदेश पत्र के द्वारा, ठीक है, एक आदेश पत्र के द्वारा यानी 359 जो कि
भारतीय संविधान का आर्टिकल है, राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो एक ऑर्डर के द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि नागरिक उन अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते। यह आदेश केवल आपातकालीन अवधि के लिए लागू होता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित क्षेत्रों या अधिकारों तक सीमित किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि 20 और 21 का निलंबन किसी भी रूप में नहीं किया जाएगा, यानी कि इस संशोधन ने नागरिक अधिकारों को अस्थायी सुरक्षा दिया है। किस संशोधन ने यह प्रावधान किया कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है, क्योंकि 1975 वाला आपातकाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर घोषित किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन करके उसमें ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति केवल और केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी जी की मौखिक सलाह पर आपातकाल लागू हुआ था, जिससे लोकतंत्र पर गंभीर आघात पहुंचा। इस अनुभव के बाद ये सुधार किया गया कि भविष्य में किसी प्रधानमंत्री की मनमानी से आपातकाल लागू न हो सके। लिखित सलाह से मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है। निर्णय केवल एक व्यक्ति के बजाय पूरे मंत्रिमंडल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि केंद्र राज्यों को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के पालन हेतु निर्देश दे सकता है? आर्टिकल 352, 355, 356, 360। तो ये है 355। 355 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह कर्तव्य डालता है कि वो राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और उन्हें संविधान के अनुरूप शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दे। और यही फिर आर्टिकल 356 का आधार बनता है। यदि कोई राज्य संविधान के अनुसार शासन करने में विफल हो जाता है तो 355 के तहत केंद्र का दायित्व बनता है कि वो हस्तक्षेप करे। और इस प्रकार से 355 संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने और राज्यों को संवैधानिक रूप से उत्तरदायी बनाए रखने की संवैधानिक व्यवस्था है और इसकी विफलता पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगा दिया जाता है। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर न्यायिक समीक्षा संभव है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, SR बोम्बई बनाम भारत संघ, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो ये सबसे फेमस केस 1994 का SR बोम्बई बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया कि जो आपातकाल है इस ऐतिहासिक मामले में, यानी कि जो भी कि 356 के तहत राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन है, उसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति का निर्णय पूर्णतः निरंकुश नहीं है और यदि पाया गया कि संवैधानिक मशीनरी वास्तव में विफल नहीं हुई थी तो न्यायालय राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर सकता है। ये फैसला संघीय ढांचे की सुरक्षा, लोकतंत्र को मजबूती देने की दिशा में मील का पत्थर है और आर्टिकल 356 के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाता है। तो ये है SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 का केस था। और संविधान के आपातकालीन प्रावधान किस प्रकार के शासन की ओर इंगित करते हैं? लोकतांत्रिक, समाजवादी या फिर एकीकृत एकात्मक या फिर संघीय? क्या आंसर होगा? एकात्मक। ठीक है, जो आपातकालीन प्रावधान हैं वो एकीकृत शासन की ओर इंगित करते हैं। भारतीय सामान्य परिस्थिति में भारतीय संविधान जो है वो संघीय है, लेकिन आपातकालीन प्रावधान लागू होते ही शासन केंद्रीकृत स्वरूप ले लेता है। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियाँ किसको मिल जाती हैं? केंद्र को मिल जाती हैं। वहीं वित्तीय आपातकाल में राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार संकट की घड़ी में संघीय ढांचा कमजोर होकर के केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। ये व्यवस्था अस्थायी होती है और आपातकाल समाप्त होते ही संघीय ढांचा पुनः
स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उसको सबको काफ़ी डिटेल में आपके साथ चर्चा किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपातकालीन प्रावधानों पर आपकी एक अच्छी पकड़ इन 5 क्लासेस को देखने के बाद बन जाएगी। और इसके साथ साथ हम आपके साथ राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल उनके कंपैरिजन पर बेस्ड भी वीडियोज लेकर के आएंगे। उससे भी आपको इस टॉपिक को अपने साथ कैरी करना आसान होगा। इसके साथ ही मेंस एग्जाम में इस टॉपिक से, आपातकालीन प्रावधान से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके मॉडल आंसर भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मेंस में उसके आंसर को किस तरीके से लिखना है। आप उन्हें